गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में बेटा हमने विभिन्न चुंबकीय राशियों के बारे में पढ़ लिया था, उनके मध्य संबंध बाकी है। ठीक है ना। चुंबकत्व में जो काम आने वाली चुंबकीय राशियां हैं उनके बारे में हमने अध्ययन किया था लास्ट क्लास में, और आज हम पढ़ेंगे उनके मध्य संबंध और फिर उससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। विभिन्न चुंबकीय राशियों के मध्य संबंध, जैसे चुंबकीय राशियां क्या क्या पढ़ी थी पहले, उनके बारे में अपन जान लेते हैं। चुंबकन तीव्रता हमने पहले पढ़ी थी। चुंबकन तीव्रता कैपिटल आई, चुंबकन तीव्रता कैपिटल आई की बात करी थी, और उसका सूत्र था mnet/v। ठीक है ना, याद करो कुछ ऐसा ही था, एम्पियर पर मीटर। इसको कैसे परिभाषित किया था आपने कि जो चुंबकीय पदार्थ है जब उसको चुंबकन के लिए किसी चुंबकीय क्षेत्र पर रखा जाता है, ठीक है, तो चुंबकीय पदार्थ के एकांक आयतन में प्रेरित चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण को या चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को उसका चुंबकन तीव्रता कहते हैं, जिसको आई से निर्देशित करते हैं। ठीक है। उसके बाद दूसरी जो राशि पड़ी थी वो थी चुंबकन क्षेत्र। दूसरी राशि थी अपनी चुंबकन क्षेत्र, जिसको आपने H से निर्देशित किया था। चुंबकन क्षेत्र को आपने किससे निर्देशित किया था? H सदिश से। ये भी सदिश राशि थी जिसका सूत्र लिखा था आपने B0/μ0, B0/μ0। इस चुंबकन क्षेत्र को ऐसे पढ़ा था आपने कि जब किसी चुंबकीय पदार्थ को चुंबकन के लिए या उसमें चुंबकीय गुण आ जाए, उसके लिए चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो उस क्षेत्र को चुंबकन क्षेत्र कहते हैं। जिस क्षेत्र में आप रखते हो उसको चुंबकन क्षेत्र कहते हैं पर। ठीक है, जिसका सूत्र भी H बराबर B0/μ0 होता है। ठीक है। तीसरा जो हमने राशि पढ़ी थी वो थी चुंबकीय प्रवृत्ति। तीसरी राशि पढ़ी थी बेटा अपन ने चुंबकीय प्रवृत्ति, जिसको आपने काई एम से निर्देशित किया था, काई एम। और इसको आपने कैसे परिभाषित किया था? हमने सीखा था कि किसी चुंबकीय पदार्थ की चुंबकन तीव्रता चुंबकन क्षेत्र के समानुपाती होती है, अर्थात आपने लिखा था I समानुपाती H, I समानुपाती H, और समानुपाती चिन्ह हटाया था तो आपने लिखा था काई एम, चुंबकीय प्रवृत्ति, और H को 1 किया था I बराबर काई एम, उसी को परिभाषित कर दिया था। तो इसका सूत्र था काई एम बराबर I/H। ठीक है ना। ये सब हम संबंध में काम में लेंगे अभी। और लास्ट में पढ़ी थी चुंबकीय पारगम्यता। लास्ट में पढ़ी थी हमने चुंबकीय पारगम्यता। किसी क्षेत्र से गुजरने वाली बल रेखाओं की क्षमता से, किसी चुंबकीय क्षेत्र से गुजरने वाली बल रेखाओं की क्षमता से, कि कितनी बल रेखाएं वहां से गुजर सकती है, उस क्षमता को चुंबकीय पारगम्यता से निर्देशित किया था, जिसको म्यू से निर्देशित किया था। और आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता μr बराबर आपने सूत्र पढ़ा था μm/μ0, इस तरह से लिखा था। ठीक है, μr बराबर μm/μ0। अब इनमें आपस में संबंध क्या होता है वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके लिए अपन एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। एक परिनालिका अपन ने पिछले चैप्टर में डिस्कस कर लिया, जिसकी लंबाई अधिक त्रिज्या कम, एक उचालक छड़ के ऊपर तांबे के विद्युत रूप तारे को लपेटकर कुंडली बनाई जाती है, जिसे परिनालिका कहते हैं। ठीक है। तो एक परिनालिका की अक्ष पर कोई चुंबकीय पदार्थ रखा जाता है। अक्ष पर चुंबकीय पदार्थ, जैसे लोहे की रॉड रख दी आपने, ठीक है, लोहे की, निकेल की या कोबाल्ट की कोई रॉड रख दी जिसको चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। अक्ष पर चुंबकीय पदार्थ को रखा जाता है। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि एक परिनालिका ली, उसकी अक्ष पर चुंबकीय पदार्थ रखा। परिनालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र हम जानते हैं दो तरह से होगा। परिनालिका के अक्ष पे जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है वो एक तो होगा मुक्त धारा के कारण और एक होगा बद्ध धारा के कारण। तो जब आपका पदार्थ, चुंबकीय पदार्थ चुंबकन क्षेत्र में रखा जाता है, या बोलेंगे कि जब उसको परिनालिका के अक्ष पर रखा जाता है तो इसमें चुंबकीय गुण आने चाहिए। तो जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा इसमें, या जो चुंबकीय पदार्थ उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान जो है वो दो कारणों से होगा, एक तो मुक्त धाराओं के कारण और एक बद्ध धाराओं के कारण। अतः चुंबकीय पदार्थ का कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या कुल चुंबकीय क्षेत्र
दो धाराओं के कारण होता है, दो धाराओं के कारण होता है। पहला है मुक्त धारा के कारण, मुक्त धाराओं के कारण, और दूसरा है बद्ध धाराओं के कारण, बाउंडेड करंट, बद्ध धाराओं के कारण, बद्ध धाराओं के कारण। ठीक है, परिणामी जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको आपने B से निर्देशित किया, B बराबर आपने लिखा B0 प्लस B1। ये मुक्त धाराओं के कारण, ये बद्ध धाराओं के कारण। तो पहले अगर हम बात करें मुक्त धाराओं के कारण चुंबकीय क्षेत्र, मुक्त धाराओं के कारण चुंबकीय क्षेत्र, मुक्त धाराओं के कारण चुंबकीय क्षेत्र, तो आप लिखोगे B0 बराबर या B0 समानुपाती H, B0 समानुपाती H, अर्थात B0 बराबर म्यू0 H। समीकरण संख्या इसको 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो, तो B0 का मान आपको रखना है म्यू0 H। ये रहा। दूसरा, बद्ध धाराओं के कारण, बद्ध धाराओं के कारण चुंबकीय क्षेत्र V1 समानुपाती I। V1 जो बद्ध धाराओं के कारण जो चुंबकीय पदार्थ है उसमें चुंबकीय क्षेत्र का मान चुंबकन तिरोधा के समानुपाती होता है। और जब समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ एक नियतांक लिया जाएगा, उसको भी अपन किससे निर्देशित करेंगे बेटा, म्यू0 से। ठीक है, तो B1 बराबर म्यू0 I। समीकरण संख्या 3, 2 व 3 से 1 में मान रखने पर, समीकरण 2 व 3 से समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1, 2 व 3 से कुल चुंबकीय क्षेत्र V बराबर B0 का मान है म्यू0 इंटू H प्लस B1 का मान है म्यू0 इंटू I। ठीक है, अब इसमें से मैं कुछ कॉमन ले लेता हूं, म्यू0 H पूरे में से कॉमन ले लिया, म्यू0 H पूरा में से कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे तो क्या बचा 1 प्लस म्यू0 कॉमन आ गया, H था नहीं तो S से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, I बटा H, I बटा H। और I बटा S तो हमारा पढ़ा हुआ है काईएम होता है। ठीक है, इस चूंकि I बटा H बराबर काई एम चुंबकीय प्रवृत्ति होती है और मैं इस H को अपॉन में लिया हूं, तो B बटा H बराबर म्यू, B बटा H बराबर म्यू। देखो अगर मैं म्यू0 को ऊपर ले जाऊं, H को नीचे लिया हूं, तो B0 अपॉन H बराबर म्यू0। तो अगर मैं चुंबकीय पारगम्यता की बात करूं तो B बटा H भी लिख सकता हूं, तो मैं इस H को अपॉन में लिया हूं, तो B बटा H को तो म्यू लिख दिया, तो म्यू बराबर म्यू0 1 प्लस काई एम। और अगर इस म्यू0 को भी मैं अपॉन में लिया हूं, म्यू अपॉन म्यू0 बराबर 1 प्लस काई एम, म्यू अपॉन म्यू0, म्यू अपॉन म्यू0 तो म्यू आर होता है, आपेक्षिक चुंबकशीलता, क्योंकि इसका मान तो म्यू आर होता है, तो म्यू आर बराबर 1 प्लस काई एम। सारी राशियों में संबंध आ गया, काई एम चुंबकीय प्रवृत्ति, म्यू आर आपेक्षिक चुंबकशीलता। ठीक है, उससे पहले हमारे पास I और H में भी संबंध था, ये B और सब में संबंध आ गया। तो इस तरह से ये संबंध इंपॉर्टेंट होता है, आपके लिए एग्जाम में पूछा जा सकता है। समीकरण संख्या, ये सब काम आने वाले समीकरण है, ये सब काम आने वाले समीकरण है। समीकरण संख्या 4, इस तरह से हमने संबंध ज्ञात कर लिया और इसका हम कहीं भी न्यूमेरिकल चेक करेंगे। अब इसके हम केवल न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, तो वो सारे न्यूमेरिकल हमें आने चाहिए और हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये टॉपिक, इसके बाद छोटा सा लास्ट टॉपिक और बचेगा, वो कल डिस्कस करेंगे। पहले अपन न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। देखो न्यूमेरिकल बहुत आसान है। पहला क्वेश्चन, एक चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान दिया हुआ है, एक चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान दिया हुआ है आपके पास, और फिर देखो उसमें क्या क्या आपसे पूछा है। तो अपन सूत्र रख लेते हैं, पहले इधर क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। एक चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान आपको दिया हुआ है, और फिर आगे देखो क्या क्या पूछ रहा है। चुंबकीय प्रवृत्ति 2.7 × 10⁻⁻⁴। एक चुंबकीय पदार्थ की, क्वेश्चन ये है, एक चुंबकीय पदार्थ की, ठीक है ना, कोई भी हो सकता है चुंबकीय पदार्थ, वैसे हम 3 प्रकार के पढ़ते हैं,
फेरोमैग्नेटिक, पैरा और डाया, वो अपने कोर्स में हट गया, इसलिए हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे उनको। एक चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान, एक चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान 2.7 गुणा 10⁻⁴ है। ठीक है, उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति इतनी है। आगे सुनो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में। आगे कह रहा है कैलकुलेट इट्स मैग्नेटिक परमेबिलिटी एंड रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी। चुंबकीय पारगम्यता और आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता का मान ज्ञात कीजिए। इसकी चुंबकीय पारगम्यता व आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, आपको सूत्र देखते ही सवाल समझ में आ गया होगा कि कौन सा सूत्र लगाना है, क्या दिया हुआ है, ज्ञात कीजिए। देखो लास्ट वाले सूत्र से तो आ जाएगी आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता, काई का मान आपको दिया हुआ है। यहां हल करेंगे इसका सॉल्यूशन, तो उसके अंदर आपको देखो बेटा काई का मान तो आपको दिया हुआ डायरेक्ट, विमाहीन राशि होती है 2.7 गुणा 10⁻⁴ और आपसे म्यू आर पूछा है पहला क्वेश्चन, तो 1 प्लस काई सूत्र होता है, तो जो काई उसमें 1 जोड़ दो, 1 प्लस 2.7 into 10⁻⁴, और ये भी विमाहीन राशि ही होगी। इसमें जब आप 1 जोड़ोगे ना तो बस कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है। कई बच्चे क्या करते हैं 2.7 + 1 3.7 10⁻⁴ जो गलत है। अरे 1 में ये वैल्यू ऐड करनी है, पहले इसको फ्रैक्शनल वैल्यू तक लिखो आप, तो ये 3.7 10⁻⁴ पक्का गलत उत्तर होता है। ठीक है ना, तो इसको कैसे हल करेंगे वो चेक करो। इक्वेशन सॉल्व करने का पर्पस ये इसकी कैलकुलेशन ही है और कुछ भी नहीं है। 1 प्लस 2.7 10⁻⁴ को क्या लिखूंगा 0.00027। अब आपका आंसर हुआ 1.0027, ये उत्तर है। चाहो तो आप इसको राउंडिंग ऑफ कर सकते हो, 7 5 से बड़ा पहले वाले अंक में जुड़ जाएगा 3, अगर और आगे तक करना चाहो तो इसका आंसर लगभग 1 ही आएगा, या ऐसा लिख सकते हैं। दूसरा इसने पूछा है म्यू का मान, तो इस वाले सूत्र से होगा। आपके पास 1 प्लस काई का मान ये रहा, अगर मैं इसको म्यू नॉट से गुणा कर लूंगा तो म्यू आ जाएगा, चुंबकीय पारगम्यता आ जाएगी। तो म्यू बराबर म्यू नॉट 1 प्लस काई, उल्टा चलना पड़ेगा, तो म्यू बराबर म्यू नॉट का मान 4/10⁻⁷ इनटू 1 प्लस काई हमने ज्ञात कर लिया 1.00027। इसको गुणा कर लो, आपका आंसर आ गया। इसको हल कर लेना, म्यू का मान आ जाएगा। ठीक है, इसकी विमा होगी जरूर, इसकी विमा म्यू नॉट की विमा के बराबर ही होगी, और म्यू नॉट की विमा आप निकाल सकते हो टकला मीटर स्क्वायर वाले कॉन्सेप्ट से। ठीक है, जो बायो-सावर्ट का नियम था उससे हमने म्यू नॉट की विमा लिखी हुई है, उससे आप इसकी विमा जरूर सॉरी इसका मात्रक लिखोगे। ठीक है ना, मात्रक, विमा नहीं मात्रक लिखना है। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस एल्यूमिनियम इज दिस। फिर अगले क्वेश्चन में वही दिया हुआ है, चुंबकीय पारगम्यता दी हुई है, और सॉरी चुंबकीय प्रवृत्ति दी हुई है 2.3 10⁻⁵ अगले सवाल में देखो काई m का मान दिया हुआ है 2.3 गुणा 10⁻⁵ विमाहीन राशि मात्रकहीन राशि है, सीधा लिख दिया। इसको एक चुंबकन क्षेत्र 4 गुणा 10⁵ एम्पियर पर मीटर में रखा जाता है, मतलब इसमें h का मान भी दिया हुआ है, h का मान दिया हुआ है। चुंबकीय पदार्थ जो था जिसकी प्रवृत्ति इतनी है, चुंबकीय प्रवृत्ति, उसको चुंबकन क्षेत्र h बराबर 4 गुणा 10⁵ 4 गुणा 10⁵ एम्पियर पर मीटर इस भाग में रखा जाता है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है देन फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, I का मान पूछा है। केवल आपसे क्या पूछा है, I का मान। क्या आपको सूत्र दिख गया होगा, यहीं देखें H दिया हुआ, काई m दिया हुआ है, I का मान पूछा है। कोई सवाल था क्या? क्योंकि I बराबर काई m इंटू H, I समानुपाती H वाला कॉन्सेप्ट सूत्र याद रहना चाहिए, इन दोनों को आपस में गुणा करना। तो I बराबर काई m का मान 2.3 गुणा 10⁻⁵, H का मान है 4 गुणा 10⁵, इसकी मात्रक एम्पियर प्रति मीटर ही होती है। ये दोनों कट गए, 4 से इसको गुणा कर लो, 4 × 12
4 दूनी 8 और 1 9, 9.2 एम्पियर पर मीटर। ये आपका चुंबकन तीव्रता आ गई आई का मान। अगला सवाल देखो, एक और सवाल देख लेते हैं, बहुत इजी सा है, चेक करते हैं। An iron wire whose length is 1 मीटर। एक आपके पास लोहे का तार है जिसकी लंबाई 1 मीटर है। लोहे के तार की लंबाई दी हुई है, ठीक है ना। अगला सवाल देखो, इजी सा है। लोहे के तार की लंबाई 1 मीटर दी हुई है। एक लोहे का तार है जिसकी लंबाई कितनी है बेटा? 1 मीटर। उसके बाद कह रहे हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 mm स्क्वायर। उस तार का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ठीक है ना, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, वो 1 mm स्क्वायर है। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है? उसके बाद कह रहा है कि इसको हम एक सोलेनॉइड परिनालिका के अंदर रखते हैं। इस तार को अपन ने किसमें रखा हुआ है? परिनालिका में। जब परिनालिका में धारा प्रवाहित की जाती है तो अक्ष में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और परिनालिका का जो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकन क्षेत्र है, H का मान आपको दिया हुआ है 4 × 10³ एम्पियर पर मीटर। H का मान 4 × 10³ एम्पियर प्रति मीटर, ये मान दिया हुआ। उसके बाद पूछ रहे हैं आपसे देन कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द वायर। कैपिटल M का मान आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। जो तार था उसके लिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M का मान पूछा है। ये सवाल आपके लिए। तार जो था उसकी लंबाई दे रखी है, उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दे रखा है, आपसे H का मान दिया हुआ है, और कुछ दिया हुआ है इस सवाल में, और कुछ भी नहीं दिया हुआ, बस यही दिया हुआ है। और क्वेश्चन में आपसे पूछा है कैपिटल M का मान, ठीक है ना, ये सवाल है। देखो इसमें ये सूत्र भी काम आएंगे, अपन चेक करेंगे। अगर आपसे M का मान पूछा है तो हमने जो डेरिवेशन किया है या जो हमने ये राशियां पढ़ी थी उसमें M तो एक ही जगह आया था अपना, I बराबर M/V। अगर मैं किसी तरह से I का मान ज्ञात कर दूं, V मुझे पता है इसका आयतन होगा, लंबाई इंटू इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। अगर मैं किसी तरह से I ज्ञात कर लूं तो क्या मैं M ज्ञात कर सकता हूं? क्योंकि M बराबर सूत्र हो जाएगा I × V। और ध्यान से देखो V तो हमारा ज्ञान हुआ ही है, I और H का संबंध भी होता है। I देखो क्वेश्चन बहुत लेंथी, मतलब क्वेश्चन को क्या थोड़ा सा घुमाया है। I और H का संबंध ये होता है I बटा H बराबर काई M। तो मुझे काई M ज्ञात करना है, I ज्ञात करना है और H मुझे दिया हुआ है, तो मैं पहले काई M ज्ञात कर लूंगी इस वाले सूत्र से, μr बराबर 1 प्लस काई M। इसमें μr भी नहीं दिया हुआ, इसमें μr का मान भी नहीं दिया हुआ, केवल H का मान दिया हुआ है। तो μr कैसे ज्ञात करूंगा वो भी चेक करो। इसमें μr भी, सॉरी, परमेबिलिटी ऑफ आयरन 16 पाई 10⁻⁵ म्यू का मान दिया हुआ है। एक चीज और दी हुई है इसमें, म्यू बराबर 16 पाई × 10⁻⁵, म्यू बराबर 16 पाई 10⁻⁵ H पर मीटर, ये मान भी दिया हुआ, ठीक है ना, ये लिखा हुआ क्वेश्चन में। अब अपना सवाल हो गया, अपन जानते हैं काई M बराबर, चूंकि काई M बराबर, इस 1 को इधर ले आओ, μr-1, और μr का सूत्र μ/μ0। तो काई M बराबर μ/μ0 -1, म्यू का मान ये है 16 पाई × 10⁻⁵ बटा μ0 का मान 4 पाई × 10⁻⁷ माइनस का होगा 4 पाई 16 पाई 4 बार कट गया, 10⁻⁻5 -7 ऊपर चला गया, कितना हो गया 100, 400 - 1, यही बचा, अर्थात 399। काई M का मान आ गया 399, जो हमें ज्ञात करना जरूरी था। अगर काई M पता चल गया तो अब आप क्या कर सकते हो, काई M पता है, H पता है, I का मान ज्ञात कर सकते हो। I का मान ज्ञात करके यहाँ रखो, M का मान आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से, I बराबर काई M × H, तो I बराबर काई M का मान क्या है आपके पास 399, H का मान कितना है, ये रहा 4 × 10⁻³ एम्पियर प्रति मीटर, ये I का मान आ गया। और अब I का मान आ गया तो M का मान इस सूत्र से डायरेक्ट निकाल ले अपन, M बराबर I × V। I का मान ये रहा 399 × 4 × 10⁻³ × V, इसका आयतन
लंबाई इंटू क्षेत्रफल, लंबाई 1, क्षेत्रफल 1 mm स्क्वायर, इसको कन्वर्ट कर लो 10 की घात -6 हो जाएगा। इसको आप मीटर स्क्वायर में लिखोगे तो 10 की घात -6 मीटर लिखना होगा। अब इसको आगे हल कर लो, ठीक है ना। m का मान जो है वो लगभग कितना आएगा, चेक करो। m का मान एम्पियर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट होगी। इसको लगभग 400 ही ले लो, 399 को लगभग 400 ले लो, तो 400 गुणा 4 1600 गुणा 10 की घात 3 गुणा 10 की घात -6, माइनस से ये +5, 1.6 के आसपास आएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। 1.6 इंटू एम्पियर, सॉरी 1.6 एम्पियर मीटर स्क्वायर, यही आंसर है ऑलमोस्ट, ठीक है ना। 399 को लगभग मैंने 400 ले लिया, जिससे मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो गई और लगभग उत्तर आया 1.6 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो देखो सवाल तो बहुत छोटा सा था, उसमें हमने को ये सारा चीज ये गिवन था और लास्ट में आपसे उल्टा पूछा है, तो कितने सूत्र काम में लिए इस सवाल में, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है सवाल, लॉजिकल है, इसलिए हमें अच्छे से कर लिया, ठीक है बेटा। और आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी कल नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।